क्वेश्चन दिया था, हो गया है। कहीं भी सर एक क्वेश्चन हो गया सर है? एक क्वेश्चन एक बार दिखा देना, मुझे लास्ट की लाइन देखनी थी। सर एक बार आंसर बता दो सर। सर डिस्कस कर लेते हैं उसको। ओके, लास्ट की लाइन मतलब कहाँ पे छूटा हुआ क्वेश्चन? सर वो 40% के आगे क्या लिखा है? 40% चांस ऑफ एग्जैक्टली 2। ओके सर। तो आपने ट्राई भी नहीं किया? नहीं सर, मैं कर रहा था, फिर बीच में मुझे 75% चांस ऑफ 1 था, मैंने 40% ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। ओके, हाँ जी, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.35। सर 27/20। हाँ जी, वही सही है जी। हाँ जी, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको बोला गया है कि भी मैथ्स में जो पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज m, फिजिक्स में p है और केमिस्ट्री में c है। तो अगर वीन डायग्राम इसके लिए बनाएंगे तो क्या होगा? कैसा बन जाएगा? फिजिक्स p c m। ठीक, अब आपको बोला है ए स्टूडेंट हैज ए 75% चांस ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन। देखिए, हम लोग इसमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटीज का यूनियन, वो वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन p यूनियन c यूनियन m। ये फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, उन तीनों का अगर यूनियन किया जाएगा तो वो किसके बराबर? कि 3 प्रोबेबिलिटी by ऑफ 4। पासिंग इन फिजिक्स मतलब टेकन Chemistry 1 एट ए plus टाइम math. माइनस टेकन 2 एट ए टाइम प्लस टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक, इस फॉर्मूले में अब क्या आपको इसकी वैल्यू दी गई है, जिस 0.75 Yes. यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन पी सी और एम का यूनियन जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन पी वो स्मॉल p दिया गया है, सी के लिए स्मॉल c दिया गया है, एम के लिए मैथ्स के लिए m दिया गया है। तो इनका सम आपने कैलकुलेट करना ही है, माइनस probability of passing in exactly 2। 0.4. इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है ये जो सेगमेंट है ना, इसी में इसका अगर आप टोटल देखोगे तो ये वाला जो तीनों का कॉमन वाला सेगमेंट होगा वो इसके सम में कितने बार आएगा? 3 बार आएगा ना। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड सी, पी एंड सी मतलब क्या, कि भाई ये वाला जो सेगमेंट है ये पूरा का पूरा लेना है जी। P इंटरसेक्शन M मतलब P और M का ये वाला इंटरसेक्शन, फिर C इंटरसेक्शन M मतलब ये वाला सेगमेंट जी। जो जो तीनों का कॉमन है वो इसमें तीनों में लिया है, मतलब 3 बार आएगा वो, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा, तो इसके लिए देखते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इन P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M मतलब तीनों का जो कॉमन है, तीनों का कॉमन कितना होगा जी? देखिए, आपको बोला है 50% चांस तो है पासिंग इन एटलीस्ट 2 और 40% चांस है कि एग्जैक्टली 2 में पास हो रहा है। तो बचा हुआ 50 में से जो 40 निकल गया, जो बचा हुआ 10% है, वो 10% एक्चुअल में होगा क्या? कॉमन वाला। जो तीनों का कॉमन वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो कॉमन वाला जो सेगमेंट है उसका एरिया जी 0.1, राइट।
अब इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू 0.4 प्लस 3 टाइम्स 0.1 आएगी क्या? Yes, sir. कि इनका जो एग्जैक्टली टू, देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है, जो एग्जैक्टली वाले हैं, जो तीनों मतलब तीनों का कॉमन वाले सेगमेंट को छोड़ के जो सिर्फ एग्जैक्टली टू वाले हैं, उनका टोटल एरिया कितना है जी? 0.4 है जी। तो इन तीनों के सम में क्या, तो ये एरिया आएगा और ये वाला जो तीनों का कॉमन वाला सेगमेंट है वो आएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है ना? सबको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका 3 टाइम्स आएगा, राइट? हाँ जी, ये क्लियर है? तो इनका जो टोटल है वो 0.4 प्लस 3 टाइम्स 0.1 आ गया जी। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो P प्लस C प्लस M की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.75 और इधर 0.7 आ गया तो उधर जाके प्लस 0.7 हो जाएगा और ये माइनस 0.1, तो नेट आ गया जी 1.3। ओके, सर हाँ जी। सर इसमें 0.75 ये एटलीस्ट का मेरे को ये समझ में नहीं आया। एटलीस्ट वन का 0.75 आपने इस तीनों का कैसे मान लिया? 0.75 इसका कैसे लिख दिया? ये सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन C यूनियन M का मतलब क्या होता है, या P यूनियन C यूनियन M का मतलब क्या होता है? इसमें वो वाले आउटकम्स आएंगे जो कि कम से कम इन तीन मतलब कम से कम एक में आए। P यूनियन C यूनियन M का मतलब क्या? इसमें वो सारे आउटकम्स आएंगे जो कि या तो P इवेंट में हुए हो, या C में हुए हो, या M में हुए हो, या किसी दो में हुए हो, या किसी तीनों में हुए हो। तो अल्टीमेटली क्या है, एटलीस्ट वन हो गया ना। अच्छा ठीक है सर, और वाली कंडीशन आ रही है। हाँ, और वाली कंडीशन, अगर आप A यूनियन B यूनियन C लिखते हो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें वो सारे आउटकम आएंगे जो कि या तो A में हुए हो, या B में हुए हो, या C में हुए हो, या किसी दो में हुए हो, या किसी तीन में हुए हो। तो इन शॉर्ट उसका मीनिंग होता है एटलीस्ट वन। ओके, सर ओके सर। हाँ जी। सर 1 से ज्यादा नहीं आगे सर, ये गलत नहीं हो गया मतलब? 1 से ज्यादा, P प्लस C प्लस M का सम तो 1 से ज्यादा हो सकता है ना। अब इनमें कुछ कुछ चीजें कॉमनली दो दो बार काउंट हो रही है ना। यस सर। देखो, अब ये वाला सर्कल है, इस सर्कल प्लस C वाला सर्कल प्लस M वाला सर्कल, इन तीनों का टोटल सम आपको चाहिए विच इज 1.35। ठीक, अब इसमें ये वाले जो सेगमेंट है ये दो, अब जब आप इनका सम चाह रहे हो तो फिर ये वाला सेगमेंट जो कॉमन वाले सेगमेंट होंगे, तो वो वाले सेगमेंट तो दो दो तीन तीन बार काउंट हो जा रहे हैं ना, तो फिर तो 1 से ज्यादा हो ही सकता है ना। यस सर। ठीक है सर ना? हाँ जी। वो 0.1 वाला भी एक और बार समझा दो, वो 0.1 कैसे लिखा था? बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 का क्या था? 50%। यस सर। और एग्जैक्टली 2 का क्या था? 40। तो एटलीस्ट 2 और एग्जैक्टली 2 में क्या डिफरेंस है? एटलीस्ट का तो मतलब मिनिमम 2 का है, तो 3 का भी हो सकता है। अच्छा ठीक एग्जैक्टली है, 2 में, सिर्फ 2 का ही है। ओके सर। हाँ ठीक है ना, तो एग्जैक्टली तो 3 वाले कितने हो गए? 10% हो गया ना। यस सर। इसमें एक दो क्वेश्चंस और करते हैं फिर आगे चलेंगे जी।
करिए बेटा थर्ड क्वेश्चन। सर 93/200। 93/200 ओके देखते हैं। सर मेरी 0.6 आ रही है। ओके देखते हैं बेटा आंसर क्या होना चाहिए।
सर 0.6. ओके, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है? सर थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ सर। ओके, प्रोबेबिलिटी में बहुत लोगों के है ना अलग अलग आंसर आते हैं, बहुत। 93/200 नहीं है ये, मैं गलती से 4 नहीं कंसीडर करा। ओके, कंसेप्ट क्या है? सर पहले तो सर पहले डिविजिबल बाय मतलब सभी एपीज की तरह बनानेंगे सर, और Yes, sir. नंबर AP निकालेंगे कितने। नंबर्स निकाल जाना तो देंगे। ये Yes. फॉर्मूला ही है, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3 एंड 4 minus probability of divisible by 4 and 5 minus probability of divisible by 3 and 5 plus probability of divisible by 3 and 4 and 5, right? लगेगा ये फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. What is the Yes. probability of divisible by 3 and 3? कितने नंबर होंगे जी? 66 नंबर होंगे? 66 66 by yes sir 200. 66 by 200, 200 that means 0.33. Yes, sir. यस Probability of divisible by 4, 50 50 by by 200. 200 200 तो probability of divisible by 5 0.2, 40 by 40 by 200. 2.2, ठीक, यस minus probability of numbers divisible by 3 and 4, तो 3 से भी 16 by divisible और 4 से भी, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप 16 by 200 12 से divisible, तो वो 16 by 200 हो जाएगा, which is 0.08, right? यस सर। सर इसको पहले नॉर्मल 2 डिजिट्स में सब्ट्रैक्ट करके बाद में 200 से डिवाइड कर दो सबको। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया था सभी का मैंने भी पहले। ऐसे किया सर। यार वो तो करने का तरीका है, वो मतलब मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उससे कुछ सर फर्क उसमें नहीं है, वो आपकी कैलकुलेशन इजी calculation- लगती है। वो आपकी कैलकुलेशन का इजी सेंस है, ठीक है ना, उसमें कुछ वो नहीं। ओके सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन 5 मतलब 20 से डिविजिबल, तो 20 मतलब 10, 10 आ जाएगा। By 200. तो मतलब ये 0.05, राइट? यस नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल 3 एंड 5 मतलब 15 से डिविजिबल, तो 15 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? 13, 0.06 0.065। यस सर। 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 60 30 से 30 हो गया क्या? नहीं, अच्छा 60 से हाँ हो गया, 60 60 60 होगा हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। 3 हो जाए तो 60 से डिविजिबल 3 नंबर आने वाले हैं, तो 3 नंबर मतलब प्लस ये। यस सर। यस सर। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, सबको अगर 200 से डिवाइड करना है तो बाद में सिंप्लीफिकेशन करके आप ये पॉइंट्स में वैल्यू बता देना। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? 0.6 सर। 0.6 0.6 आ रहे हैं। ओके, 33, 25, 58, 20, 78, उसमें से 8, 70, 65 और ये नेक्स्ट 60, बिल्कुल ठीक है जी, 0.60। ओके, इसमें कंसेप्ट वाइज कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन ही है, तो कैलकुलेशन सही करनी है जी आप लोगों ने। नेक्स्ट,
सर हाँ जी, सर एक बार और एक दूसरा एंड वाला केस के अंदर वो बता दो थोड़ा कैसे लेंगे अगर आ जाता है तो। और का मतलब बेटा यूनियन है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है। ठीक है सर, ये ठीक है सर। सर ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई का मतलब पहली चांस में ऑड नंबर आना चाहिए ना? हाँ, और फर्स्ट डाई मतलब कि मतलब फर्स्ट थ्रो। सर और टोटल ऑफ 7 का क्या मतलब है? दोनों का जब 2 थ्रो करोगे तो दोनों का सम हो सकता है। अच्छा सर, ठीक है। सर 5/12 आ रहा है। सेवन अपॉन 12। सर Yes, sir, 5/12। 7/12. देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। Dice is thrown 2 times. Find the probability of getting an odd number on the first dice. फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। Yes, sir, 1/2. Yes, sir. तो मुझे इसका और है ना, और का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भी ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो यूनियन टोटल 7, यही हुआ। Yes, sir. इसके ऊपर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला क्या होगा कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो इंटरसेक्शन टोटल 7। टोटल 7। 7/12। सीधा सीधा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो? हाफ आ रही। 1/2. 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7। अब टोटल 7 के क्या क्या तरीके हैं? या तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 6 7। तो टोटल 6 केस है, 6 तरीके से टोटल 7 मिल सकता है। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल केसेस? 36। 1/6। तो टोटल 7 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/6। ठीक है, माइनस अब पहले थ्रो पे ऑड भी आए और सम भी 7 हो। क्या क्या तरीके हैं जी? 1/2। 1 5 3 4 और 3/36. 3 cases. 5. 3 cases। 3 4 एंड 5 5 2। तो 3 केसेस है ना, तो 3/36 दैट मींस 1/12। 7/12 आ जाएगा ये। 7/30। ठीक, यस सर। सबको क्लियर है ये? आगे चलें। सर एक बार बताना सर वापस से कैसे हुआ कौन सा केस नहीं सर? हुआ? 1/6 और -1/12 वाला बता दो कैसे आए। बेटा टोटल 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 आ जाए? आप केसेस बनाएंगे।
दो थ्रो में अगर सम 7 चाहिए तो आप केसेस बनाएंगे, क्या क्या केसेस होंगे, व्हाट आर द फेवरेबल केसेस, कि पहले थ्रो पे 1 आ जाए, दूसरे थ्रो पे 6 आ जाए, यस सर। या पहले थ्रो पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। यस सर। टोटल कितने फेवरेबल केसेस हो जाएंगे? 6 फेवरेबल केसेस होंगे क्या? यस सर। और व्हाट आर द टोटल केसेस? 36। यस सर, 1/6 आ गया तो 1/6 हो गया। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ऑड ऑन फर्स्ट रो इंटरसेक्शन टोटल 7। इसका मतलब क्या? फर्स्ट रो पे ऑड भी आए और सम भी 7 हो, तो उसके क्या क्या तरीके हैं जी, क्या क्या फेवरेबल वेज हैं? 3/12 हो जाएगा, मतलब 3/30। 3/36 है ना, तो 1/12 हो जाएगा, राइट? हाँ जी सर, आगे सर। ओके बेटा, अब हम लोग है ना बेसिकली 12th का जो सेगमेंट है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इनको रिलेट करेंगे फॉर्मूले में, कि फॉर्मूले में कैसे अगर आपको 2 इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं इवेंट्स तो उनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, तो पहले तो थ्योरी समझते हैं। एक बार ये स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। 2 or more events are independent if occurrence or non-occurrence of any of them does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other event। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया है, मैंने ये है ना, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। मान लीजिए आपको कोई भी 2 इवेंट बोले गए हैं, एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड कोई 2 इवेंट है जी, ठीक है, अभी 2 की बात करते हैं। तो कोई अगर 2 इवेंट्स हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में, कि मान लीजिए 2 इवेंट्स है ए एंड बी, तो ए इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके होने या ना होने से बी की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ए अकर हो चुका है, मतलब ए इवेंट हो चुका है, अब आपको बोला जाए कि भाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होगी अगर ए ना भी हुआ होता, तब आपको बोला जाता कि अब बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए की अकरेंस का या नॉन अकरेंस का बी की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना जाए। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए है ना, 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई एक कंपनी की हायरिंग है, उसकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर उस कंपनी में जो हायरिंग की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब अगर वो 2 पर्सन है, वो 2 कैंडिडेट जो हैं, अगर उनका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो वो हायर हो सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि भी हमें एक ही हायर करना है। अगर वो दोनों के दोनों अच्छे लगे तो दोनों के दोनों को हायर कर सकते हैं, एक भी अच्छा नहीं लगा तो एक भी नहीं हायर करेंगे। ठीक है, तो हायरिंग की कोई है ना, कोई एंड कंडीशन नहीं है। तो मान लीजिए पहले है ना इंटरव्यू देने के लिए ए पर्सन गया, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट गया, उसका जो भी इंटरव्यू गया, जैसा भी गया है ना, उसकी हायरिंग हुई या नहीं हुई, चलो वो बाद में है ना। अब अगर दूसरा पर्सन इंटरव्यू देने के लिए जब चला जाएगा तो उसकी
हायरिंग या नॉट हायरिंग, क्या क्या फर्स्ट पर्सन की हायरिंग नॉन हायरिंग से कोई लिंक होगा? नो सर। अगर दूसरे पर्सन की इंटरव्यू अच्छी जाती है वो हायर हो जाएगा, अच्छी नहीं जाती जी वो हायर नहीं होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन हायर हुआ था या नहीं हुआ था, इसका कोई लिंक नहीं है कि दूसरे पर्सन की हायरिंग या नॉन हायरिंग से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको ये समझ में आया है यस सर। कि फर्स्ट पर्सन की हायरिंग या नॉन हायरिंग का सेकंड पर्सन की हायरिंग या नॉन हायरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है। और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि सेकंड पर्सन अगर हायर हुआ है या नहीं हुआ, उसका फर्स्ट की हायरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगी? जब उनकी अकरेंस का, किसी एक इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस का दूसरे की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ठीक, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसी इंडिपेंडेंट का उल्टा डिपेंडेंट कब बोला जाएगा? ऑल्दो डिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में लिखते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक मीनिंग है ना, इसका रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो जाएगा कि किसी एक की अकरेंस का या नॉन अकरेंस का दूसरे की अकरेंस या नॉन अकरेंस के ऊपर इफेक्ट चला जाए, यही होगा डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट? तो इसी एग्जांपल में अगर मैं डिपेंडेंट इवेंट्स को है ना रिलेट करना चाहूं तो क्या है, मान लीजिए आप कंपनी की हायरिंग में पोजीशनिंग में एक कंडीशन है कि भाई कंपनी ने सिर्फ एक ही बंदा हायर करना है, एग्जैक्टली 1 पर्सन हायर करना है। फिर से वो दो कैंडिडेट उन्होंने इंटरव्यू देना है और उनमें से कंपनी ने एक बंदे को फाइनल करना है, ठीक है? तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन जो है वो इंटरव्यू देने के लिए गया, हमें पता नहीं कि उसका क्या आउटकम आया, वो हायर हुआ कि नहीं हायर हुआ। अब जब सेकंड पर्सन इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, सेकंड पर्सन जब इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो उसके हायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसके हायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या वो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट पर्सन हायर हुआ है या नहीं हुआ है? क्या सबको ये समझ में आ रहा है? बेटा रिस्पॉन्ड करिए सब लोग। यस सर। Yes, sir. यस सबको समझ में आया ना कि अब अगर सेकंड पर्सन इंटरव्यू देने जाएगा तो सेकंड पर्सन के हायर होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, भले ही उसका इंटरव्यू कितना भी अच्छा चला जाए। अगर वो फर्स्ट पर्सन हायर हो चुका होगा तो सेकंड पर्सन आपका हायर नहीं होगा। ओके? और सेकेंड पर्सन के हायर होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी अगर वो फर्स्ट पर्सन हायर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को एक बंदा तो उन दोनों में से हायर करना ही करना है। तो मतलब फर्स्ट के अकरेंस का या नॉन अकरेंस का सेकेंड की प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट जा रहा है। तो दिस इज वन सिनेरियो इन विच है ना हम लोग जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का डिफरेंस समझ पा रहे हैं। अब इसमें एक और मैं एग्जांपल लेता हूं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कि भाई जैसे कि मान लो एक बैग है, उसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। आप एक बॉल सिलेक्ट करते हो, मान लीजिए है ना, आपने एक रैंडमली एक बॉल निकाला और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, वो आपने बॉल निकाल के अपने पास रख लिया, ठीक है? अब उसको है ना वो आपने अपने बाहर निकाल के रख लिया और उसका आपने कलर नोट कर लिया। अभी मुझे पता नहीं है, मतलब मैं अपना फिलहाल में उसको नोट करके साइड में रख दे रहा हूँ। मैंने वापस से उस बॉल को बैग में डाल दिया, ठीक? तो एक पहला जब बॉल निकाला वो उसका कलर नोट करके हमने वापस से उस बॉल को बैग में रख दिया। अब जब मैं सेकेंड टाइम एक बॉल को वहां से निकालूंगा, बैग से निकालूंगा, और तब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आउट ए ब्लू बॉल, आपका क्या आंसर होगा? 3/5 होगा या नहीं होगा?
यस सर। यस क्या इस चीज का कोई इफेक्ट है कि भाई हमने जो पहले बॉल जो निकली थी फर्स्ट ट्रायल में, जो बॉल बाहर निकाली थी वो रेड थी या ब्लू थी, क्या उसका कोई इफेक्ट है? नो सर। नो सर फर्स्ट ट्रायल में ब्लू बॉल निकला था या रेड बॉल निकला था, उसका कोई है ना लिंक नहीं है। तो मतलब फर्स्ट इवेंट के, मतलब फर्स्ट ट्रायल में बॉल निकलने का, रेड बॉल निकलने का या ब्लू बॉल निकलने का जो भी अकरेंस है या नॉन अकरेंस है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ या नॉन अकरेंस ऑफ रेड बॉल या ब्लू बॉल निकलने का इन दी सेकेंड ट्रायल, राइट? यस। अब इसी में अगर है ना थोड़ा सा चेंज कर दें कि मान लो मैंने एक बॉल बाहर निकाल लिया, 2 रेड बॉल थी, 3 ब्लू बॉल है जी, और मैंने एक बॉल बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के साइड रख दिया, मैंने उसको वापस बैग में नहीं डाला, मैंने साइड में रख दिया। अब साइड में रख दिया, अब अगर मैं आपको बोलूं अब बैग में कितनी बॉल्स रह गई होंगी, 4 बॉल रह गई होंगी, तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भी एक बॉल निकाला गया, अब उसके ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? वो डिपेंड करेगी फर्स्ट बॉल, डिपेंड करेगा। यस सर ठीक है ना? तो ये कुछ तरीके हैं। आपको हर बार ये क्वेश्चंस में बोला नहीं जाता कि भी ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या दोनों डिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं होता। जैसे ये जो एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, हमें खुद से ये रिलेट किया है कि भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस है या ये डिपेंडेंट इवेंट्स का केस है, तो आपने भी क्वेश्चंस में खुद ही सोचना होगा कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। बात समझ में आई? यस सर। यस। तो जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तब आपको ये लिखा नहीं होगा कि भाई ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। क्वेश्चन का जो सेंस होगा आपने उससे खुद ही रिलेट करना होगा कि ये इंडिपेंडेंट वाला केस होगा या डिपेंडेंट वाला केस होगा। ठीक है ना? तो आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स। आगे चलते हैं जी। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट सेम है? नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट सेम नहीं है जी। हम लोग आगे जाके है ना कुछ फॉर्मूले देखते हैं, आपको उसी से आइडिया लग जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक दो चीजें और ओके सर समझ लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट A and B are 2 events, then the probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred and probability of B is not equals to 0 is called the conditional probability and is denoted as probability of A upon B। ये इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है जी। Let A and B are 2 events, then the probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred is called conditional probability, और इसको लिखने का तरीका है probability of A upon B। इसका भी एक बार मतलब समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या बोला गया है कि मान लीजिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड 2 इवेंट हैं, और आपको बोला जाए कोई इवेंट ए है एक इवेंट बी है, आपको ये बोला जाए कि भाई इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
बी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब ए के इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, डाइस थ्रो किया और इवेंट ए लिख देता हूं मैं, डाइस थ्रो करके इवेंट ए मैं नाम बोलता हूं प्राइम नंबर आने को, और इवेंट बी मैं बोल देता हूं इवन नंबर आने को। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या होगा? दैट मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इसका मीनिंग क्या है, अब इसको समझिएगा पहले से, है ना। स्टेटमेंट क्या होगा कि जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि इससे आपका ना जो सैंपल स्पेस है वो छोटा हो जाता है। आपने डाइस को थ्रो किया तो डाइस के थ्रो करने का टोटल सैंपल स्पेस तो क्या होना है, 1 से लेके 6 नंबर तक होने। लेकिन जब आपको ये बोल दिया गया कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब क्या है कि जो उस एक्सपेरिमेंट की टोटल सैंपल स्पेस थी उसमें छोटा हो जाएगा, और वो सैंपल स्पेस अब आप किसको कंसिडर करोगे? बी इवेंट के सैंपल स्पेस को कंसिडर करोगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डाइस थ्रो किया और इवन नंबर आ चुका है, इसका मतलब हमारे लिए अब सैंपल स्पेस 2, 4 एंड 6 ओनली 3 नंबर्स अवेलेबल हैं। अब आपको बोला गया है कि वो जब इवेंट अकर हो चुका है, 2, 4, 6 आ चुके हैं, अब उनमें से ए इवेंट हो जाए, मतलब अब एक प्राइम नंबर आए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। 1/3। 1/3 हो जाएगा। यस सर। तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें होता क्या है, आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि भी आपका जो सैंपल स्पेस है, अब वो पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस नहीं काउंट होता, जो इवेंट बी है उसका सैंपल स्पेस काउंट होता है, उसका सैंपल स्पेस काउंट होता है। और बी के अंदर जो अब इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक, अब ये तो रही बात समझने की। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली रिलेट करेंगे जी, मैथमेटिकली फॉर्मूले बनाएंगे कंडीशनल के लिए भी और बाद में इंडिपेंडेंट के लिए भी। मान लीजिए ये इवेंट ए है, ये है इवेंट बी। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या सीधा सीधा मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी में क्या लिखूंगा? देखिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर ये इवेंट ए था, ये इवेंट बी था जी। अब जब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं उस सेंस में कि जब हमें बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? तो इसका मतलब हमारे लिए सैंपल स्पेस क्या रह गया? सिर्फ ये वाला पूरा का पूरा सर्कल। यस सर, यस सर। अब इस पूरे सर्कल में ए के होने के चांसेस कौन कौन से हैं? पे इंटरसेक्शन वाले ए कौन से हैं? इंटरसेक्शन बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मैं ये कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन probability of B. यस सर। जो पूरा का बी का पूरा सर्कल है वो बेसिकली सैंपल स्पेस टोटल की बात करेगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फेवरेबल की बात कौन करेगा? ए इंटरसेक्शन बी, कि बी के होने पे अब ए हो जाए। बी तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब ए हो जाए, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज फेवरेबल केस फॉर दिस प्रोबेबिलिटी, राइट? सबको समझ में आया है? सर ये नहीं समझ में आ रहा, बी हो जाए उसके बाद ए हो, क्या मतलब क्या है इस चीज का? फिर बी की सैंपल स्पेस क्यों ले रहे, ये भी नहीं समझ में आ रहा।
देखिए बी हो जाए का मतलब ये नहीं कि बी, क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको मान लीजिए डाइस थ्रो कर दिया, अब आपको बोला जाए कि जो इवेंट बी है उसकी कंडीशन आपको दे दी गई है कि हमें जो आउटकम्स आए हैं उससे हमने ये जजमेंट लगा ली है कि बी तो डेफिनेटली हो ही रहा है। जो एक्सपेरिमेंट है, या ये कह लो कि हमने उस एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस है उसको छोटा कर दिया, या ये कह लो कि मैंने उन आउटकम्स को ही डिस्कार्ड कर दिया जो इवेंट बी के बाहर वाले आएंगे। जैसे कि अगर ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिया ए इज प्राइम नंबर, बी इज इवन नंबर, तो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि मुझे हर बार इवन नंबर ही मिलेगा जी, मुझे ऑड नंबर कभी मिलेगा ही नहीं। सर ऐसे कह लेते डाइस बाइस्ड है, कह सकते हो, 2 और 4। बिल्कुल कह सकते हो, मतलब ये जस्ट एक समझने का तरीका है, आप उसको किसी भी वे से आप रिलेट कर सकते हो कि भी डाइस बाइस्ड कह लो, या ये कह लो कि भी मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भी ऑड नंबर कभी नहीं आएगा जी, डाइस को थ्रो करने पे हमेशा इवन नंबर आएगा। अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, बात समझ में आया? यस। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ये दिया होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अंडर द कंडीशन दैट दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड, दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब हमें अगर वो वाला एक बिगर पिक्चर दे दिया है, मतलब नॉट कंप्लीट पिक्चर बट उसमें से एक बिगर पिक्चर दे दिया है, और अब आपको बोला गया कि भी अब उसमें से छोटा वाला सेगमेंट उसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो बी अगर ऑलरेडी अगर हो चुका है, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूला ये रहेगा जी, ठीक। तो अब इसी का उल्टा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना पड़े तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इवेंट ए ऑलरेडी अगर हो चुका है, अब बी के होने के चांसेस क्या हैं? तो अब हमारे लिए जो सैंपल स्पेस है वो कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला, ए वाला। और बी के होने के चांसेस मतलब इंटरसेक्शन ऑफ बी, इंटरसेक्शन। ओके, ये फॉर्मूला रहेगा फिर। यस सर। समझ में आया है इतना? तो ये बेटा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के फॉर्मूले। अब कई बार हमें इसका उल्टा भी कई बार यूज करना पड़ जाता है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या ए पता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहीं से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, which is also equals to probability of B into probability of A by B। तो probability of A intersection B निकालने के ये भी तरीके हैं। ओके, अब इसी में जैसे ये जो इवेंट्स है, जो मैंने आपको बैग्स वाला एग्जांपल दिया था, मैं उसको है ना इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं। पहले बॉल निकाला गया, ठीक है, एक बॉल निकाल के साइड में रख दिया गया, उसको वापस से नहीं रखा गया है। फिर सेकेंड बॉल निकाला गया। अब सेकेंड बॉल में ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, ये मैंने आपसे पूछा था, राइट। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको ये पूछता हूं कि अगर बैग में 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो फर्स्ट जब आप बॉल निकालें तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, और वो रेड निकाल के बाहर में रख दिया गया, और अब
फिर जब सेकेंड ट्रायल में बॉल निकाला जाएगा उसके ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब फर्स्ट थ्रो में, मतलब सॉरी फर्स्ट बॉल निकालने में आपका रेड हो और सेकेंड ड्रॉन में आपका ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मैं उस एग्जांपल को आपको लिख के दिखाऊं तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट में आपका रेड, सेकेंड में आपका ब्लू, बैग में बॉल सी आपकी 2 रेड 3 ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग इवेंट ए बोल देते हैं या इसको इवेंट बी बोल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायल में आपका रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? 2/5 2/5 सेकेंड ट्रायल में आपके ब्लू बॉल निकले 3/4 3/4 3/4, क्योंकि तब बैग में क्या होगी, जब एक रेड बॉल आपने निकाल चुके हो तो अब बैग में कितनी बॉल्स रह जाएंगी, टोटल 4 बॉल रह जाएंगी, जिसमें एक रेड होगी 3 ब्लू होंगी जी, तो 3/4 ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है जी B/A, कि ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, अब बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं बताएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बता रहा है, ओके। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अब अगर जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट अ रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉन आउट एंड सेकेंड में आपका ब्लू बॉल निकले, उसका है ना, दोनों चीजें चाहिए आपको, फर्स्ट में रेड भी आए सेकेंड में ब्लू भी आए, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन। यस सर, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबको समझ में आया है ये? यस सर। सबको ये समझ में आया है? यस सर। कि ये जितने भी क्वेश्चंस है आप शायद से जो क्वेश्चन को कर ले रहे होते हो कि भी पहले ट्रायल में ये निकल गया, अब ये निकल ही गया, तो अब क्या बाकी की बची हुई सिचुएशन क्या है, फिर उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, लेकिन एक्चुअल में वो बन क्या रहा है, वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही बन रहा है, ओके। अगर मैं आपको ये इसके साथ कोरिलेट ना भी कराता तब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि फर्स्ट में रेड बॉल निकले सेकंड में ब्लू बॉल निकले, आपका आंसर ये आ जाता, बिल्कुल आ जाता। लेकिन आपको एक्चुअल में वो सिचुएशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही है, तो उसको मैं थोड़ा रिलेट करा रहा हूँ। तो कई बारी आपको दो इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से निकालनी पड़ती है कि ये भी हो ये भी हो, तो फर्स्ट के होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेते हो, फिर सेकंड वाला सिचुएशन देखते हो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो, तो उनका फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका फर्स्ट ट्रायल में क्या निकले, सेकंड ट्रायल में क्या निकले, उनकी प्रोबेबिलिटीज तो आपने कैलकुलेट कर ली, अब उनका प्रोडक्ट क्यों करेंगे, वाई प्रोडक्ट, वो इस वजह से है प्रोडक्ट, ओके सर, ठीक है। इतना समझ में आया है? यस सर। अब हम लोग इसमें आप लोग एक रिजल्ट लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B, ये हमेशा 1 होगा जी, मतलब कुछ खास स्टफ नहीं है। यस सर। अब अगर B होगा, आपको बोला गया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, मतलब A के होने का
प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, तो वो मतलब क्या हो गया, उसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अपॉन बी। यस सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी, इसका मतलब बी हो चुका है, अब ए ना हो, तो उसका मतलब ये वाला डॉट वाला सेगमेंट ये, राइट? यस सर। यस सर। तो अब टोटल सम करेंगे तो क्या, जो बी का टोटल सैंपल स्पेस है वही न्यूमरेटर का सम आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो एक ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला कह सकते हो। तो ये बात है, हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की करी है। अब बात करेंगे बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूले की। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, तो यहां पे नोट कर लीजिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन देखिए, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ही लिया कि भी ए के होने या ना होने का बी के होने या ना होने पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, एंड वाइस वर्सा कि बी के होने या ना होने का ए के होने या ना होने पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी, ये सब बराबर हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी, ये सब बराबर हो जाते हैं कि बी के होने से जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर बी इवेंट अकर हो जाए, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, दैट हैज टू बी सेम, कि अब बी के होने से अब से ए डैश की जो प्रोबेबिलिटी है, ओके सॉरी यहां पे मैंने ए डैश गलत लिख दिया, ये ए डैश नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में बी डैश आएगा। ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी के होने या ना होने से कुछ फर्क ना पड़े, मतलब अगर बी हुआ है तो भी ए के होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही आए, बी नहीं हुआ है मतलब बी डैश, बी नहीं हुआ है उसके होने से भी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही रहे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये सारे के सारे टर्म्स बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स का रहता है वो अब ये है जी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, दोनों की इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगी जी। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहीं पे मैं आपको जो रीजन है, जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, या कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था या पहले करवाया था, तो उसको मैं रिलेट करूंगा। आप लोगों को याद होगा हमने है ना जो लास्ट क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन किया था कि अगर मैं एक कॉइन को n टाइम्स थ्रो करूं और हर बारी हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हर बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कि जब मैं फर्स्ट थ्रो करूंगा तब भी हेड आए, तो फर्स्ट थ्रो में हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हाफ। सेकेंड थ्रो में हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हाफ। अब क्या फर्स्ट थ्रो के आउटकम का सेकेंड थ्रो के आउटकम पे कोई इफेक्ट जाना चाहिए? नो नहीं, फर्स्ट थ्रो में कुछ मर्जी आए, सेकेंड पे तो अपनी मर्जी से कुछ भी आ सकता है ना। तो सेकेंड थ्रो की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है जी, थर्ड की भी, थर्ड थ्रो करेंगे तब भी हाफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, है ना। तो ऐसे करके हर एक
ट्रायल पे हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है जी। और फिर मैंने आपको फाइनली आंसर क्या बोला था, 1/2 की पावर n। वो 1/2 की पावर n कैसे आ रहा था कि उन 1/2 सारे के सारे जो 1/2 थे उनका मल्टीप्लिकेशन। तो वो मल्टीप्लिकेशन क्यों किया गया था, इस वजह से किया गया था। यस सर, वहां पर भी इंटरसेक्शन ही लिया था हमने कि ये भी होना बन रहा चाहिए। है फर्स्ट थ्रो पे भी हेड आए एंड सेकंड थ्रो पे भी हेड आए एंड थर्ड थ्रो पे भी हेड आए एंड फोर्थ थ्रो पे भी हेड आए, तो हर जगह पे एंड ही लग रहा है। यस सर। तो जब एंड लग रहा है तो मतलब वो इंटरसेक्शन, जब वो इंटरसेक्शन, इसका मतलब अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो फर्स्ट के होने की प्रोबेबिलिटी जितनी है सेकंड के होने की जो प्रोबेबिलिटी है सबका हो जाता है जी प्रोडक्ट। ओके सबको समझ में आया है इतना? ठीक। और यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस में आपसे है ना पूछा जाता है, आपको ए की प्रोबेबिलिटी या बी की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, समहाउ आगे भी कुछ क्वेश्चन में दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि आप लोग ये बताइए कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है, क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो आपने क्या करना है, किसी भी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट चेक करना है तो आपने क्या करना है जी, आपने उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अगर उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों इवेंट्स ही इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में इसका उल्टा भी पूछा जाता है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। इसका उल्टा कि अगर आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि भाई क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर लेंगे और उसे चेक करेंगे कि क्या वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट, बराबर नहीं होगा तो डिपेंडेंट। ओके, कई बार इसका उल्टा भी क्वेश्चंस होते हैं। और इंडिपेंडेंट में ही हम लोग एक और जनरलाइज फॉर्मूला यहां पे देख लेते हैं। ये दो इवेंट की बात हुई कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर n इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे इन जनरल, if a1 a2 a3 an are independent events, then probability of a1 intersection a2 intersection a3 till intersection an क्या इसके बराबर, प्रोबेबिलिटी a1 सबकी into इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। ओके, जो कि हमने उस क्वाइन वाले क्वेश्चन में करा ही है। फर्स्ट के होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड के होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड के होने की प्रोबेबिलिटी, ये सब निकाल लिया गया और सबको मल्टीप्लाई करा दिया गया। और एक्चुअल सिनेरियो वो सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, ठीक है ना। सर एक बार आप वो कॉइन वाली एग्जांपल रिपीट कर दोगे, वो मेरा नेट काफी वीक हो गया था। कॉइन वाली एग्जांपल में बेटा हमने जो किया था कल वो ये है कि क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक कॉइन को n टाइम्स थ्रो किया जाए तो हर बारी हेड आए उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर बारी हेड आए। तो हर बारी हेड आए उसको मैंने आपको कल है ना किस तरीके से समझाया था, मैंने आपको बोला था कि हर बारी हेड आए इसका मतलब क्या है, जब आप फर्स्ट थ्रो करेंगे तब भी हेड आए, सेकंड थ्रो करेंगे तब भी हेड आए, थर्ड थ्रो करेंगे तब भी हेड आए, है ना, ये उसका मीनिंग होगा। यस सर। अब फर्स्ट थ्रो करेंगे तब भी हेड आए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इन फर्स्ट थ्रो, हाफ, 1/2। सेकंड में 1/2। थर्ड में 1/2 ही होगी सभी में, सब में 1/2 है ना। और फिर मैंने आपको आंसर क्या बताया था, 1/2 की पावर n आ जाएगा जी इसका आंसर, ठीक है। तो 1/2 की पावर n क्यों आ रहा है कि आप जो फर्स्ट थ्रो में हाफ प्रोबेबिलिटी है, सेकंड थ्रो की हाफ प्रोबेबिलिटी है, थर्ड थ्रो की हाफ प्रोबेबिलिटी है,
और क्या ये इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट थ्रो में हेड आने या ना आने का सेकंड के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, सेकंड तो टोटली इंडिपेंडेंट है ना। यस सर। हाँ फर्स्ट के ऊपर हेड आए चाहे टेल आता, फर्स्ट के ऊपर क्या आएगा उसका सेकंड के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, ठीक है? नहीं है सर। हाँ, तो फिर ये सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब इंडिपेंडेंट Yes, हो गए sir. तो मैंने आपको सबका है ना 1/2 की पावर n क्यों बोला? क्योंकि वहां पे हाफ का प्रोडक्ट होगा, हर एक हाफ का प्रोडक्ट होगा जी, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। और वो प्रोडक्ट हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो फॉर्मूला लिखा है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर दो, वो प्रोडक्ट करने से क्या वैल्यू आएगी? दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, उस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि दोनों इवेंट्स हो गए। और कॉइन वाले केस में दोनों इवेंट का मतलब क्या? फर्स्ट पे भी हेड आए एंड सेकंड पे भी हेड आए एंड थर्ड पे भी हेड आए एंड फोर्थ पे भी हेड आए, तो सबका हर एक ट्रायल में हेड आए उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा ना वहां पे। ओके यस सर। यहां पे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अगर ए और बी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए हैं तो क्या होगा? ए एंड बी डैश विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। A dash and B will also be independent। एक मिनट, मैं इसमें फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ। That is probability of A intersection B dash will be equals to probability of A into probability of B dash। Second, A dash and B will also be independent। That is probability of A dash intersection B क्या होगा जी? probability of A dash into probability of B। And third scenario, A dash and B dash will also be independent। That is probability of A dash intersection B dash will be equals to probability of A dash into probability of B dash। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट दिए गए हैं तो उनके जो नेगेशंस होंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या होते हैं? वो भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। फिर ये नहीं है कि भी वो तो डिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर ए और बी आपको इंडिपेंडेंट दिए गए हैं तो उनके जो नेगेशंस हैं वो भी आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट बोला गया है तो उसके होने का या ना होने का, ए के होने का या ना होने का बी के होने या ना होने पे कोई इफेक्ट नहीं जाता। तो होना मतलब ए, ना होना मतलब ए डैश। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है दैट मींस ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी एंड ए डैश बी डैश, ये सभी इंडिपेंडेंट होंगे और इन सब के लिए अगर रिलेशंस बनाने हैं तो ये बन के आ जाएंगे। ओके यस सर। तो ये बेटा फॉर्मूले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब हम लोग करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस।
यहाँ तक थ्योरी में कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बेसिकली एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है ना? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट मैथमेटिकली तो सेम ही बात बोली जाएगी। पर सर पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना हम? आप अब वर्ड्स में मत उलझाओ यार। नहीं सर, मेरे को भी ये समझ में नहीं आया था। मैंने भी एक चीज देखी थी तो उसमें ऐसे ही बोला था उसने। पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी। सर जैसे एग्जांपल ले ले, आज बारिश होगी ये पॉसिबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया ही था कि भाई आप सिर्फ उन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालते हो जिसकी आप अनबायस्ड तरीके से जिसके बारे में आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ यार ये भी होगा तो ये भी होगा, तो ये दोनों इक्वली लाइकली। हाँ वही सर, तो इंडिपेंडेंट वाले पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही ज्यादा चलते हैं ना, यही जो इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, ये प्रॉपरली लॉजिकल है, मैथमेटिकली है, और ये प्रोबेबिलिटी की ही बात बनेगी। ओके सर। ये प्रोबेबिलिटी की ही बात बनेगी यहाँ। ठीक है, जैसे वो बैग वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। हाँ ठीक है सर, वो वाली ठीक है। ठीक है ना, तो कि आप अगर दो दो रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है, पहले ट्रायल में आपने ब्लू बॉल निकाल ली होगी, ठीक है, उस बॉल को वापस से उस बैग में रख दिया। अब सेकेंड ट्रायल में भी ब्लू बॉल आए, दैट मीन्स है ना, दोनों इवेंट्स, पहले ट्रायल में क्या बाहर निकल रहा है, दूसरे ट्रायल में क्या बाहर निकल रहा है, दीज आर टोटली इंडिपेंडेंट। अब अगर दोनों केसेस में आपको ब्लू बॉल चाहिए तो फिर क्या उसकी प्रोबेबिलिटी तो निकाली जा सकती है? यस सर, उसके निकाली पॉसिबिलिटी जा तो सकती नहीं रहा, वो तो प्रॉपरली लॉजिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको तो। करिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी।
सर फर्स्ट का 24/3 43। कितना? सर मेरा तो 24/3 43 आ रहा है। 24/343। ओके, थोड़ा सही करिए, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। सर 4/7। 4/7 नहीं, 4/7 भी आंसर तो नहीं लग रहा है। सर ये ऑड इन फेवर का मतलब यही है ना कि वो 5 उसके अगेंस्ट है और 2 उसके फेवर में है। ऑड्स इन फेवर का मतलब 5 अगेंस्ट थोड़ी होता है, 5 उसके फेवर में, 2 अगेंस्ट में। अच्छा सर मैं गलत ले गया। यार ऐसी गलतियां क्यों करता है बार बार तू? सर 60/343 आ रहा है। Yes. यस सर यही आएगा फिर। यस सर, Yes, यही आ रहा है। sir. Yes, sir. 60/343। ओके, सब लोगों ने कर लिया क्या? यस सर। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी के केसेस क्या क्या हैं? क्रिटिक्स के नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, और मतलब और इसे इवेंट ए बोल देते हैं कि जो फर्स्ट क्रिटिक है वो बुक के फेवर में बोल रहा है, और इवेंट बी जो है वो जो सेकंड पर्सन है वो बुक के फेवर में है जी, एंड इवेंट सी इज थर्ड जो क्रिटिक है वो बुक के फेवर में है जी, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैसे कैसे हो सकती है? या तो तीनों फेवर में आ जाएंगे, यस सर। या फिर ए फेवर में ना आए, बी और सी फेवर में आ जाए, या ए फेवर में आ जाए, बी फेवर में ना आए, सी फेवर में आ जाए, या फिर ए और बी फेवर में आए, सी फेवर में ना आए। क्या ये 4 तरीके हैं जिससे मेजॉरिटी मिलेगी बुक को? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्योंकि जब क्रिटिक की बात आती है तो क्रिटिक किसी दूसरे क्रिटिक ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है, उसके हिसाब से अपनी जजमेंट नहीं देता है ना। तो यहाँ पे भी जब ये बोला जा रहा है कि भाई ये तीनों क्रिटिक है ना एक बुक के बारे में रिव्यू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भी ए ने क्या रिव्यू किया उसको देख के बी अपना रिव्यू थोड़ा बदल देगा, ऐसा नहीं होता। तो बी अपने जो रिव्यूज हैं वो इंडिपेंडेंटली देगा, ए अपने रिव्यूज इंडिपेंडेंटली देगा, सी अपने रिव्यूज इंडिपेंडेंटली देगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि भी जो फर्स्ट पर्सन है वो बुक के फेवर में बोलेगा जी? 5/7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि सेकंड पर्सन जो है वो बुक के फेवर में है? 4/7. 4/7। थर्ड पर्सन बुक के फेवर में 3/7। A dash B इंटरसेक्शन C। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब अगर ABC इंडिपेंडेंट है तो भाई A डैश वगैरह भी तो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं, वो हमने थ्योरम पढ़ा है ना। तो फिर अभी 2/7 into 4/7 into 3/7. सर इस सेकंड केस में बी और सी फेवर में है ना? हाँ, तो B और C फेवर में है और A फेवर में नहीं है। अगर 2 फेवर में आ जाए तभी तो मेजॉरिटी कहलाएगी। यस सर। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई ए फेवर में हो, बी फेवर में ना हो, सी फेवर में हो। मतलब अगेन 2 फेवर में, तीसरा फेवर में नहीं है। तो ए के फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी 5/7, बी के फेवर में ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7, सी फेवर में है जी 3/7। चौथा सिनेरियो क्या है कि भाई ए और बी दोनों फेवर में है, सी फेवर में नहीं है जी। ए फेवर में है तो मतलब 5/7, बी फेवर में है तो 4/7, सी फेवर में नहीं है तो मतलब 4/7. अब टोटल क्या हो जाएगा? इन सब का सम हो जाएगा
ठीक है, जैसे आप पीएनसी में पढ़ते हो कि भी अलग अलग जब केसेस आते हैं तो उनका सम होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी सम ही हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज का। कैसे कि देखो, या तो तीनों फेवर में होंगे। अब ऐसा तो नहीं ना कि भी ये फर्स्ट सिनेरियो भी हो और सेकंड भी हो, दोनों तो एक साथ कैसे हो सकते हैं? मतलब फर्स्ट सिनेरियो में ए, बी और सी तीनों फेवर में है, सेकंड सिनेरियो में ए फेवर में नहीं है, बी और सी ही फेवर में है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकते ना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लगेगा, और ही तो सेंस बन रहा है ना कि या तो ए बी सी तीनों फेवर में हो जाए, या ए फेवर में ना हो बी और सी फेवर में हो, या बी फेवर में ना हो ए और सी फेवर में हो, या सी फेवर में ना हो ए और बी फेवर में हो। ऑल का कंडीशन लग रहा है, तो यहाँ तो इसमें भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज का एडिशन हो जाता है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना, 60। 60 ये कितना, 24 24 ये कितना, 45 45 ये कितना, 80 तो कितना आंसर आया, 209 ठीक। समझ में आया सबको? सेकेंड करिए सब लोग। ये एक दो क्वेश्चंस आप लोग घर के लिए लिख लीजिए, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर सेकंड भी होमवर्क है? नहीं जी, सेकेंड अभी डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, सेकेंड डिस्कस करते हैं हम लोग। Probability of hitting a target by 3 persons are half, 1 by 3, 1 by 4. What is the probability that one and only one of them hit the target when they hit simultaneously? इसका तो सीधा सीधा है कि अगर फर्स्ट पर्सन हिट करता है तो मतलब सेकेंड और थर्ड हिट नहीं करेंगे। दैट इज वन वे टू हिट द टारगेट। तो फर्स्ट पर्सन के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, हाफ है जी। सेकंड पर्सन के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 2/3 है। एंड थर्ड पर्सन के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो दिस इज वन सिनेरियो कि भाई एक बंदा टारगेट को हिट करेगा। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है,
टारगेट को हिट 1/2 जो सेकंड पर्सन है वो टारगेट को हिट करे और बाकी दोनों हिट करें। तो मतलब फर्स्ट पर्सन हिट ना करे, हाफ, सेकंड पर्सन हिट करे, 1/3, थर्ड पर्सन हिट ना करे, 1/4 3/4, 3/4 फिर फर्स्ट पर्सन हिट ना करे, 1/2, 1/2 सेकंड पर्सन हिट ना करे, 2/3, 1/4 1/4, थर्ड पर्सन हिट करे। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। यस तो कितना है 6 3 9 11/20, समझ में आया सबको? सर ये वाला क्वेश्चन हम बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करे कैसे करते हैं? तो बिना है ही इंडिपेंडेंट कह लो, लॉजिक तो यही है ना अल्टीमेटली। ये शायद मेथड तो तब भी यही होता, बट हम तब ये फॉर्मूला के बिना करते। देखिए आप मैंने जब आपको कंडीशनल के लिए समझाया, मैंने आपको कि अगर आप बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो भी चीजें तो यही बनेंगी, बस आप उसे अब कंडीशनल सोच के नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये सोच रहे हैं कि मतलब प्रोसेस में चल रहे हैं कि चलो अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ने पहले थ्रो कर दिया जी, उसका हिट लग गया, तो अब सेकंड की टर्न आएगी तो उसकी फिर उसमें क्या होना चाहिए, उसका टारगेट हिट नहीं करना चाहिए, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। थर्ड का टारगेट हिट करना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबको मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। तो फिर आप वो जस्ट एक बाय प्रोसेस आप ऐसे चले जाते, होता अल्टीमेटली वो भी कंडीशनल ही। तो क्वेश्चन ही कंडीशनल का दिया गया है, तो फिर किसी भी वे से सॉल्व करना जाएंगे तो अल्टीमेटली बात तो वही बनेगी, चाहे आप फॉर्मूला रिलेट करके करें, चाहे प्रोसेस के थ्रू अपने आप से है ना खुद से रिलेट करके करें। ओके ओके बेटा, थैंक यू। और आप लोगों का आज कोई रिवीजन क्लास नहीं है, ये कल के है ना डिस्कशन में बात हुआ था। तो आज स्ट्रेट लाइंस का डिस्कशन सॉरी रिवीजन क्लास नहीं है, जिसको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। जो आपका स्ट्रेट लाइन का अब रिवीजन क्लास होगा, अब आपके फेस टेस्ट के बाद ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को है ना मतलब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कोप अप करने में दिक्कत आ रही है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग है ना अपने फेस टेस्ट वाला जो चीज़ है उससे मतलब फ्री हो जाएं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वीक का जो वेडनेसडे है उसको हम लोग रखेंगे आपकी रिवीजन क्लास स्ट्रेट लाइन की। और स्ट्रेट लाइन में जो सिंपल स्ट्रेट लाइन है वो भी होगा और पेयर ऑफ लाइंस भी होगा। तो कई बच्चों को दिमाग में डाउट रहता है कि पेयर ऑफ लाइंस करना है कि नहीं करना, तो वो भी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, तो उस पेयर ऑफ लाइंस भी करना है। सर एक और चैप्टर दे दो फिर साथ में। बेटा अभी आप लोग है ना कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए हम लोग डिले कर रहे हैं। तो हो सकता है आप कर पा रहे हो, लेकिन फिर से दिक्कत तो वहीं पे आ जाएगी, है ना। तो अभी फिलहाल एक चैप्टर रखो। अब अगर आगे जाके हमें लगता है कि भी थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल रहा है, फास्ट किया जा सकता है, तो चैप्टर या तो बढ़ाए जाएंगे या फिर रिवीजन क्लास की फ्रिक्वेंसी हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे, वो देख लेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल आप संडे तक तो अपना आराम से अपना फेस टेस्ट की तैयारी करिए। चलो ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।